गुड इवनिंग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके फाइन। ठीक है। क्लियर है ना मेरी आवाज सभी को? जी मैम। ओके, चलिए ठीक है। तो जो है आज हमारी भूगोल की क्लास है। जैसे आप लोग जानते हैं लास्ट वीक हमने क्या किया था। हमने जो है आपके बहातुक का चैप्टर और जो है साथ मेरा साथ आवाज आ हमने रहा है? क्या हुआ, साथ साथ हमने उस चैप्टर को भी कवर किया था जिसमें हमने पर्यटन पढ़ा था। याद है सभी को? जी मैम। ओके। यस मैम। तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों के स्कूल में क्या चल रहा है। हेलो मैम। यस। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। आप बताओ क्या बोलना चाहते हो। कुछ नहीं मैम, आवाज देख रहा था। अच्छा ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों के स्कूल में अभी क्या चल रहा है। कुछ बताएंगे? मैम करंटली हमारे स्कूल में अभी वाहतुक और संदेश वाहन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है कल। अच्छा, लेकिन हमने तो वो चैप्टर कवर कर लिया है ना? मैम जी मैम। हमारा वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आपके स्कूल में वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं वो आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर करके पूरा सिलेबस ही आप लोगों को दिखाऊं तो आई थिंक आपका जो चैप्टर है हमने सभी कवर कर लिए हैं। अभी जी आप मैम लोगों को हमारे स्क्रीन दिखेगा। बोलिए। यस मैम सभी चैप्टर सभी कवर हो चुके हैं जो कि हमें एग्जाम में आने वाले एनुअल एग्जाम में। तो अभी आप लोगों को ये चेक करना है कि आप लोगों को क्या समझ में आया या नहीं आया, क्या है मैटर। आप लोगों ने पूरा सिलेबस गो थ्रू किया जब मैंने आप लोगों के साथ पढ़ाई की, शेयर की सब कुछ। आपको थोड़ा देखना है ना कि समझ में आया है कि नहीं आया है। किसी बच्चे को यस। कोई डाउट है पूरे सिलेबस में, ये चीजें आप लोगों को देखनी है। ठीक है, एक सेकेंड। तो जो हमने लास्ट वीक चैप्टर पढ़ा था ना, पर्यटन, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को थोड़ा बोला था कि जो इनक्रेडिबल इंडिया है उसका थोड़ा रिसर्च करके आप लोग आना। तो आए हैं आप लोग? थोड़ा देखा था वो वेबसाइट? यस मैम। हाँ, जो मैं आप लोगों से जो पूछ रही थी कि लास्ट क्लास हमने जो है ना एक चैप्टर पढ़ा था बहातुक करके, सॉरी पर्यटन करके, उसमें मैंने आप लोगों को इनक्रेडिबल इंडिया का पूरा वेबसाइट दिखाया था, महाराष्ट्र का पूरा पर्यटन दिखाया था। आप लोगों ने वो देखा, थोड़ी रिसर्च यस की? मैम। अच्छा। यस मैम। तो ओके, देखिए वो चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है आपके सिलेबस में, लेकिन शायद जो है ना आपको वो बोला जाए कि जो है मतलब इतना डिटेल नहीं है, लेकिन उस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस में। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ाई पढ़ी होगी। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। थोड़े टाइम में स्क्रीन दिखने लगेगी आप लोगों को। यस मैम। देखो, आई थिंक ये है आपका टेक्स्ट बुक। ये है आपका टेक्स्ट बुक, अभी दिखेगा स्क्रीन पे आप लोगों को। यहाँ पे हमने, देखो ये जो है ना, ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया है हमने, नागरिकरण पढ़ लिया है, वाहतुक पढ़ लिया है, पर्यटन पढ़ लिया है। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ व्यापार भी कर लिया है ना, व्यापार या विनियोग, ये चैप्टर। यस मैम, हो गया है व्यापार। वो चैप्टर भी हो गया है। अभी आप लोग बताओ इन चैप्टर में से, अच्छा आप लोगों के साथ आई थिंक ये चैप्टर भी मैंने किया है ना, इंटरनेशनल डेटलाइन, ये चैप्टर भी किया है मैंने आप लोगों के साथ। वो मैम, अंतरराष्ट्रीय वार रेशा। हाँ। यस मैम। तो अभी आप लोग ना जो है
ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं। इसके अलावा कोई और चैप्टर आ रहा है आपके सिलेबस में? नहीं मैम, सिर्फ यही आने ओके वाले हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग अभी ये चैप्टर में से मुझे बताओ कौन सा चैप्टर मैं फिर से आप लोगों के साथ पढ़ाई करूँ। अभी कौन से चैप्टर की थोड़ी और डिवीजन आप लोगों को चाहिए, या थोड़ी एक और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा? कौन सा आपको लगता है कि अभी करनी होगी? सभी बच्चे मिलकर के मुझे बताएं तो वो चैप्टर हम थोड़ा सा आज पढ़ सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा देख भी सकते हैं, क्योंकि आपकी सिलेबस तो खत्म हो चुकी है। और ये जो है ना, ये इकोनॉमिक्स और ये पर्यटन नहीं, विनियोग वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, मतलब रिवीजन भी हो गई है हमारी आप लोगों के साथ। तो अभी आप लोग थोड़ा देख करके बताओ मुझे कि अभी कौन से चैप्टर में थोड़ी और पढ़ाई अगर आप लोगों के साथ में करूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कौन से चैप्टर में थोड़ी मुश्किल फील होती है, कौन सा हार्ड लगता है थोड़ा? 11 चैप्टर टूरिज्म, ये तो सबसे आसान चैप्टर है, इसमें क्या है? क्या है इसमें? मैम इजी सभी चैप्टर है। चैप्टर इजी है। हाँ, ठीक है, सभी चैप्टर्स इजी है, लेकिन कभी कभी हम मतलब प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं ना कि आपको समझ में ना आए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सभी चैप्टर्स के। ठीक है, तो हम थोड़ा आज ना वाहतुक और संदेश वाहन का मेन पॉइंट थोड़ा डिस्कस करके जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आने की संभावना ज्यादा है या चांस ज्यादा है। ठीक है, तो वो चैप्टर आज हम देखते हैं आपके साथ। स्क्रीन शेयर की हुई है, अभी आपको दिख जाएगी पीपीटी। एग्जाम्स आप लोगों के कब से हैं? मैम 6 10 अप्रैल के बोर्ड के पेपर खत्म होने के हम बाद। 25 तारीख को। 6 मैम डेट नहीं दी है अभी तक। मैम 20 तारीख 6 को। अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल। अभी देखो कैसे। ओके ओके, तो देखो ये चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें आपको क्या देखना है, आप थोड़ा देख लेंगे कि यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं, स्लाइड शो करते हैं। देखो ये तो वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यटन भूगोल में इंपॉर्टेंट क्यों है। पर्यटन की इंपॉर्टेंस क्या है, पर्यटन को क्यों हम करते हैं। साथ साथ आप पर्यटन में ना, ये जो 4 कैटेगरी हमें दी गई है, एक 4 प्रकार के जो वर्गीकरण हमें सिखाए गए हैं कि समुद्र के पास या ऐतिहासिक स्थानों के पास, प्राकृतिक और अभयारण्य में जो हमारी ना नैसर्गिक सौंदर्य है उसके रिलेशन में, तथा ये जो हम पर्वत में भी घूमने फिरने जाते हैं ना, तो इसमें आपको क्या देखना है। जो कह रहे थे कि मैम थोड़ा मुश्किल लगता है ये चैप्टर, इस चैप्टर में मोस्टली आपको देखना है कि यहाँ पे ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, है ना, जिसको हम उदाहरण कहते हैं कि जो समुद्र तट के निकट जगह है वो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं और क्या होना चाहिए। और जो है ना, ये थोड़े किलाची माहिती जहाँ पे लिखा है, तो ये किलों के एग्जाम्पल्स, मतलब ऐतिहासिक जो हमारे ठिकाने हैं उनको भी थोड़ा याद रखना है। ये मतलब जो ये अभयारण्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि पशु पक्षियों को अपने स्थानों से न हटाकर उसी स्थानों में जो है ना उनका संरक्षण किया जाए। तो ये राष्ट्रीय उद्यान इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जो है ना, ये जो हिल स्टेशंस वाली एग्जांपल है, ठंड हवेची ठिकाने, यहाँ पे आप थोड़ा महाबलेश्वर, पंचगनी, ये सब जगह एग्जाम्पल के साथ याद रख सकते हो। ये पर्यटन का नियोजन तो बहुत ही इजी है, आपको कौन सी चीजें देखनी पड़ेगी, बुलेटेड पॉइंट्स के हिसाब से ना, एक्सक्यूज मी, बुलेटेड पॉइंट के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आप कहीं पर्यटन के लिए जा रहे हो तो आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने जरूरी है ना। देखो ये भी, ये जो वर्गीकरण दी गई हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आजकल हम जो पर्यटन करते हैं वो थीम बेस्ड हो गया है, सिर्फ जाकर के जगह को देख लेना, घूम लेना, ये अभी तक नहीं है। इससे भी ज्यादा हम जो है ना
आजकल पर्यटन को लेके सोच रहे हैं। जैसे स्वदेशी पर्यटन बहुत इजी है, इंडिया में ही आप घूम रहे हो, परदेसी आप बाहर जाके देख रहे हो। लेकिन ये जो पर्यावरण स्नेही पर्यटन और कृषि पर्यटन है ना, आपको पूछा जा सकता है कि ये जो हम आजकल स्पेशल प्रकार, विशेष प्रकार के पर्यटन कर रहे हैं, इनका क्या महत्व है? हाँ अदिति बोलो। मैम हमें स्कूल में बताया गया था कि यह चैप्टर हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में ना इससे सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का ही आता है। तो इसमें ना एक ही क्वेश्चन आता है कि मतलब 1 या 2 आते हैं। तो उसमें से एक था कि हमें स्कूल में बताया गया था कि कृषि पर्यटन क्यों जरूरी है, आज के हाँ युग में कृषि पर्यटन क्यों जरूरी है। और उसके बाद जो सेकंड था तो वो था परदेशी पर्यटन यानी क्या, मतलब वो 1 मार्क के लिए था, और ये कृषि पर्यटन का 2, यानी कि यह चैप्टर से ना 3 या 4 से 4 मार्क्स के लिए ही आता है मैक्सिमम सिर्फ। क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप बताओ कृषि पर्यटन इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी मैम, 1 मिनट, थोड़े पॉइंट्स नहीं, सोचने के। आप ना ऐसे ही जितना आप लोगों ने क्लास में समझा है उसी के ऊपर आप आंसर दे सकते हो। कृषि पर्यटन इंपॉर्टेंट क्यों है ना? हम ऐसे ही पर्यटन करने जाते हैं, घूम फिर करके लौट आ सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए ना, कृषि पर्यटन क्यों इम्पोर्टेंट है? कौन बता पाएगा? किस लिए जी मैम, मैं इम्पोर्टेंट? बताऊं? हाँ बोलिए। जी मैम, कृषि पर्यटन जरूरी है क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो हमारे भारत देश में अलग अलग विभागों में जो क्या बोलते हैं उसको, जो खेती आती है, यानी कि जो साग सब्जी उगाई जाती है, उसके बारे में हमें समझना चाहिए। साथ ही में वहाँ की वो जो किसान है तो वो खेती किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आसाम के साइड में हम देखें तो चाय पत्ती के उगाया जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र विभाग में अगर देखें तो गन्ना वगैरह, साथ ही में कॉटन वगैरह ऑरेंज, ये सब होता है। हाँ। कपास, हाँ। देन हमें हर साग सब्जी कैसे उगाई जाती है। तो हमें इन शॉर्ट में कि हमें कृषि यानी कि खेती के बारे में हमें समझना चाहिए। या और हम दैनंदिन जीवन में जो जो खाते हैं, जो जो साग सब्जी हम यूज करते हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए कृषि पर्यटन जरूरी है। और साथ बराबर। में हमारा देश कैसा है, और हमारे देश में मतलब किस राज्य में, किस विभाग में किस हम्म, प्रकार से कृषि, मतलब किस प्रकार से खेती करते हैं, वह जानने जरूरी है, एक नागरिक हम्म, होने के नाते। तो अब सोचो, जैसे आपने कहा ना कि कृषि पर्यटन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने कहा कि परदेसी पर्यटन का भी ना बहुत इंपॉर्टेंस आपके चैप्टर में या सिलेबस में बताया गया है। कौन बता पाएगा कि परदेसी पर्यटन जो है ना, परदेसी पर्यटन, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अब देखो, आप अपने देश में तो पर्यटन नहीं कर रहे हो। मैंने जब ये चैप्टर समझाया था, मैंने आपको हर एक पर्यटन के बारे में बताया था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने सुना होगा वो बोल पाएंगे। अदिति के बगैर एक और ना हैंड रेज है, वो बच्चा मुझे बता सकता है। हाँ नेहा, आप बताओ। नेहा हैंड रेज्ड है, आप बताओ मुझे। सेकंड मैम। मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ पूरा मैम, क्वेश्चन। मतलब बोलो। मैम, मतलब हम्म। ये जो परदेशी पर्यटन के बारे में बताना है ना मैम। हाँ, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? अ, मतलब सामान्य भाषा में इसका मतलब दूसरे देश या प्रदेश का निवासी। मैम, हेलो मैम। हाँ मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। मैम, मतलब मुझे इसके बारे में जितनी जानकारी मैं आपको उतना दूं, क्योंकि मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है ना क्लास। ठीक है, कोई तो बात इसके नहीं, बारे में बताइए। मुझे थोड़ा सा पता है। हाँ। का हम्म, निवासी, लेकिन भारतीय संस्कृति, संगीत और साहित्य में इसके अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। जैसे शाब्दिक अर्थ विदेशी, मतलब वह व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आया हो। प्रवासी, वह जो अपने घर या वतन को छोड़कर, मतलब आजीविका या किसी अन्य कारण से दूसरे स्थान पर बस गया हो। और जैसे कि लोक संगीत और फिल्मों में परदेशी, भारतीय लोकगीतों और बॉलीवुड जो फिल्म होती है मैम, उसमें परदेशी शब्द। सॉरी मैम, मतलब इतना ही पता था मुझे।
अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने प्रॉपर समझाया। लेकिन यहाँ पे पर्यटन करने जाते हैं, मतलब घूमने जाते हैं थोड़े दिन के लिए, रहते वहते नहीं है। हाँ, लेकिन जो एग्जाम्पल आपने दिया कि वो बाहर के लोग जैसे सिनेमाज के लिए, शूटिंग के लिए जाते हैं, वो भी पर्यटन में आ सकता है। साथ साथ ना मुझे तेजस का भी हैंड रेज है। हाँ बताइए तेजस। मैम परदेशी पर्यटन का बताना है ना? हाँ, वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे देश के लिए? टीचर, जसं की आता मी चायनामध्ये राहतो. आता मला काही भारतातलं काही माहिती नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवरायांचे किल्ले ते मग आपण आता दुसऱ्या देशांमध्ये काही आपलं फिरायला जातो, पर्यटन करण्यासाठी जातो, आपण काही नवीन शिकण्यासाठी जातो. जसं की आता मी चायनामधून भारतामध्ये महाराष्ट्र या ठिकाणी आलो. आता मी शिवरायांचे किल्लेमध्ये कसं निरीक्षण करण, कसं त्यांची माहिती गोळा करण, याला परदेशी पर्यटन असे म्हणतात. ओके, ठीक है, मैंने समझा आपका, आपने जितना कहना मुझे बोला आपने, मुझे वो समझ में आया। देखो आप लोगों ने मैम पॉइंट्स, हाँ नेहा। थोड़ा और बताओ मैम में। अच्छा बताइए। मैम भी कि मतलब अवकाश तो छुट्टी में दूर देशों के ऐतिहासिक स्थल, समुद्र तट या प्राकृतिक सुंदरता देखने जाना। और एक सांस्कृतिक पर्यटन होता है जो मतलब किसी दूर देश की परंपराओं, त्योहार, खान पान और वहाँ के रहन सहन को समझने के लिए यात्रा करना। व्यापार पर्यटन मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस या बिजनेस डील्स के लिए विदेश जाना। चिकित्सा पर्यटन मतलब बेहतर इलाज या सर्जरी के लिए दूर जाना, यात्रा करना। मतलब इसके फायदे मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब पर्यटन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। विदेशी पर्यटक जब किसी देश में आते हैं तो वे विदेशी मुद्रा लाते हैं जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती। सांस्कृतिक आदान प्रदान जब हम विदेश जाते हैं तो हम वहाँ की अच्छी बातें सीखते हैं और अपनी संस्कृति वहाँ फैलाते हैं। इससे दुनिया में मतलब भाईचारा और समझ बढ़ती है। रोजगार के अवसर, होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय शिल्प बाजारों में लाखों लोगों का मतलब को काम मिलता है। और जो हम परदेशी पर्यटन के लिए जाते हैं मतलब वहाँ पे हम जरूरी चीजें जो ले जाते हैं, सो पासपोर्ट और वीजा, यह मतलब हमारी खुद की पहचान मतलब हमारी खुद की पहचान बताने के लिए, दूसरे देश में प्रवेश लेने के लिए अपनी अनुमति है। और विदेशी मुद्रा जिससे देश में जा रहे हैं वहाँ की मुद्रा स्थान रखना या अंतर्राष्ट्रीय कार्ड का होना जरूरी है। यात्रा बीमा स्वास्थ्य या सामान की सुरक्षा के लिए। भाषा और शिष्टाचार वहाँ की बुनियादी भाषा और नियमों की थोड़ी जानकारी होना। ठीक है, समझ में आया, आपने जो भी बताया मैंने अंडरस्टूड किया। आपकी पूरी पूरी मैम मैं मतलब मुझे। बताऊं? अच्छा बोलो बोलो। टीचर हाँ, मयूर ना, मैम बोलो। परदेशी पर्यटन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे देश को विदेशों को मुद्रा मिलती है, रोजगार से अवसर बढ़ते हैं और देश की संस्कृति और पर्यटन स्थल में विश्व भर में प्रसिद्ध होता है। मतलब वो उधर जाने को रोजगार मिलता है, पैसा मिलता है, उधर काम करने का, फिर पैसा लेने का। वेरी गुड, वेरी मैम मैं एक गुड। बताऊं? अच्छा पॉइंट बताइए। पॉइंट में मैम हमें बताया गया था कि ये जो क्वेश्चन है तो ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है। तो हमें 1 मार्क्स के लिए उतनी मतलब जितना आंसर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि मतलब एग्जाम में ऐसा लिखूंगी जैसे हिंदी में बताती हूँ लेकिन मराठी में होगा। तो हमारे देश की जो सीमा है तो उसको पार करके अगर हम दूसरे देश में जाते हैं और वहां पे पर्यटन करते हैं मतलब यानी कि वहां पर घूमते हैं तो उसको परदेशी पर्यटन कहते हैं। और इसका जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो अमेरिका में रहने वाले लोग भारत में आके जो
छत्रपति शिवाजी महाराज है, साथ में जो कोकण वगैरह यह जो भाग है तो वहाँ पे पर्यटन करेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश के अलावा हमारे देश के साथ में हमारे देश की साथ ही में हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी और प्रदेशों की संस्कृति को सब संस्कृतियों का अभ्यास करना, वहाँ में रहने वाले लोगों की दिनचर्या कैसी है, साथ ही में उनका रहना सहना, खान पान, इसका अभ्यास करना। और वहाँ पर मतलब हम एक एज लाइक एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो इसलिए परदेशी पर्यटन जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताया आप लोगों ने, आप सभी को समझ में आया। ये मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि आप लोगों ने सभी ने अच्छे से इस चीज को समझा है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। परदेशी पर्यटन की इम्पोर्टेंस आप लोगों ने बता दी है। अभी देखो, पर्यटन साथी आधुनिक तंत्र, ये तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग सभी जो है ना इस चीज से बहुत बहुत मतलब यूज टू हो, आप लोगों को अच्छे से पता है। जीपीएस का आप लोग थोड़ा देख लेना, कि जीपीएस जो है वो नया है, नया इन द सेंस आप लोगों के लिए नया है, उतना ज्ञान आप लोगों को नहीं है। सिर्फ जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोब में आपकी पोजीशन कहाँ है वो जीपीएस बता देगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें ऐसे मैप के सिग्नल दिए गए हैं, मतलब ये मैप के साइन है। आपको जहां जाना है वहां पे ये आएगा। तो आप लोग जैसे गूगल मैप वगैरह ओपन करते हो ना, वो भी एक प्रकार का जीपीएस ही है, वो आपको बता देगा। तो जो है ना ये जीपीएस जो है वो आपको बता देगा कि आप कहाँ पे हो और कौन सी आपकी मतलब एक्चुअल एक्यूरेट लोकेशन कहाँ है। और भूगोल में एक्चुअल एक्यूरेट आपकी जो लोकेशन है एकदम 100% करेक्ट जानने के लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी ये चीजें तो बहुत इजी है। थोड़ा एक मार्क के लिए अगर डेक्कन ओडिसी आ भी जाए कि महाराष्ट्र की तरफ सरकार की तरफ से कौन सा इम्पोर्टेंट जो ट्रेन है वो लॉन्च किया गया है, डेक्कन ओडिसी, बस। स्क्यूबा डाइविंग के लिए बीचेस जो है ना वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो स्लाइड है ये मुझे लगता है ये पर्यटन के द्वारा आर्थिक विकास कैसे होती है देश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज अभी आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस की है ना, कि वाहतुक बढ़ते हैं, संसाधन बढ़ते हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं, पैसा दूर देश से भी हमारे देश में आता है, रोजगार होती है, एक जगह की उन्नति को प्राप्त करते हैं। और जो जगह बहुत पीछे चली गई थी, जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी यहाँ पे लोग आकर जान भी लेंगे कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, वो पर्यटन ने किया है, मतलब पिछड़े हुए जगह को सामने लेके आए हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट वाइज याद रखेंगे। बाकी तो यहाँ पे पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण को भी आपका टेक केयर करना है। तो कैसे करना है, बस यही है कि आपको जो भी कुछ करना है ना उसमें प्रकृति को भी कोई कोई हानि नहीं पहुंचानी है। थोड़ा याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। हाँ, ये आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, वैदिक परिकरण, इसके लिए अगर आपके चैप्टर में कोई एग्जाम्पल है तो उसको थोड़ा देखे जाएंगे। हाँ, सामाजिक विकास इसी के बारे में बात कर रहे थे, लास्ट क्लास यही हमने डिस्कस किया था। चलो, ये चैप्टर में से कुछ अभी मुश्किल नहीं लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को सभी को लगता है समझ में आ गया। तो हम यस मैम। थोड़ा नागरिकरण का चैप्टर देख लेते हैं। वो चैप्टर हमने काफी पहले कवर किया था तो उसको हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा शहरीकरण और नागरीकरण का, ग्रामीण और शहर का परिवर्तन। इसमें से कुछ कहा गया है आपके स्कूल में से, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वरना मैं अपने लेवल पे डिस्कस करती हूँ। कुछ बोला है? टीचर यह पार्ट हमारे स्कूल में होया ही नहीं अभी। अच्छा, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। नहीं मैम। अच्छा, तो अभी आपको ना थोड़ा देखना है
कि शहर से मतलब गांव से शहर की जो यात्रा है या गांव से शहर का जो मतलब तैयारी या गांव शहरों को जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, क्योंकि इंसानों की जरूरत के लिए। जब गांवों में हर साल खेतीबाड़ी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन खेतीबाड़ी हो रही है और आप जो है ना अच्छे से खेतीबाड़ी करने के बाद भी आपके पास ज्यादा रोजगार नहीं आ रहा है, आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, साथ साथ जो हमारा पॉपुलेशन है, माना जो हमारी जनसंख्या है वो भी बढ़ रही है, तो लोगों को ना जरूरत हुई कोई बड़े जगह पे जाने की जहाँ पे सुख सुविधा होने लगे, साथ साथ विनियोग और व्यापार भी होने लगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गांव तो अपने आप में सशक्त है ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, क्या जरूरत क्या थी गांव से शहरों में आने की? तो गांव से शहरों में आने के लिए कुछ कुछ रीजन, कुछ कुछ कारण क्या है। एक है इंसान की डिमांड, दो है शहरों के प्रति उद्योग और विनियोग यानी व्यापार, नौकरी। तीसरा कारण, हाँ जी, नौकरी। नौकरी, तीसरी है नौकरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कि जॉब्स की जरूरत पड़ी, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी। तो जनसंख्या के वृद्धि के साथ साथ सभी चीजें ना लिंक है, हमारी जरूरतें बढ़ने लगी, हमारी सुख सुविधा साधन की जरूरत ज्यादा होने लगी, और हमने क्या देखा कि शहरों से गांव की गांव से शहरों की जो यात्रा होने लगी वो मोस्टली काम, विनियोग, व्यापार, नौकरी और जनसंख्या के कारण से ही होने लगी। हर बार गांव में अच्छे फसल हो ये जरूरी नहीं, तो लोगों ने देखा कि हमें तो और भी नौकरियां चाहिए ना। तो अगर आपको मतलब गांव से कैसे शहर तैयार हुए तो आपको इतिहास भी पढ़ना होगा। इतिहास में आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो कैसे कैसे उन्होंने हमारे जो बड़े बड़े शहर है ना, जैसे कोलकाता बोल दो, उस जमाने में उसको कैलकाटा बोलते थे, मद्रास बोल दो, फिर बोल दो चाहे बम्बई बोल दो, इन शहरों की कैसे कैसे ना धीरे धीरे उन्होंने वृद्धि कराई, उसको बड़ा कराया। क्यों? क्योंकि जरूरतें इंसान की बढ़ने लगी, है ना। तो पहले ग्राम रहता है, उसके बाद इंसान जो है उद्योग करता है, विनियोग करता है। देखो जो भी हमने पॉइंट्स कवर किए ना, वही वही चीजें यहाँ पे स्लाइड में लिखी है कि ग्राम तो रहता है, फिर हमें उद्योग का सोचता है, लोक संख्या बढ़ जाती है, फिर हमें ज्यादा सुख साधन चाहिए होते हैं तो हम शहरों की तरफ जाने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि अच्छी सरकार मिले, मतलब इंसान ऐसे रह नहीं सकता, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी चाहिए जो उसके ऊपर पूरा पूरा अच्छे से कंट्रोल कर सके, जैसे सरकार चाहिए, पुलिस चाहिए, पंचायत चाहिए, है ना, ऐसे करके। और फिर जो है ना शहर बनने लगे। तो मोस्टली जनसंख्या, हमारी जरूरत, यही सब रीजन है। और हाँ, सबसे ज्यादा जो है ना हमें व्यापार करना है, उद्योग करना है, विनियोग करना है और नौकरियां चाहिए, तो हम शहरों तक आने लगे। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी जगह को अगर मुझे शहर बोलना है तो मुझे क्या बोलना है, वहां पे कौन सी चीजों को थोड़ा रिमेम्बर रखना है, या थोड़ा सा हमें देखना है कि कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए। आपको सबसे पहले देखना है कि वहां पे जो लोग हैं, मान लो 100 लोग रहते हैं, अगर उन 100 लोगों में से 75 लोग भी खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो वो शहर की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब वो जगह गांव नहीं रहती, शहर हो जाती है। अभी लोक संख्या अगर 5,000 से ज्यादा है, हम जिस जगह पे रहते हैं, अगर वहां पे लोक संख्या 5,000 से ज्यादा है और लोक संख्या की जो घनता है वो 400 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा घनता, घनता को आई थिंक आप लोग सभी जानते हैं, डेंसिटी कहते हैं। टोटल पॉपुलेशन को, जब टोटल जनसंख्या को देश के या किसी स्थान के पूरे पूरे एरिया से डिवाइड किया जाता है तो घनता मिलती है। अगर मान लो जनसंख्या है 500, सॉरी, मान लो 5 था, कुछ 1 लाख की जनसंख्या है, और जो कोई एक एरिया, मतलब जब मान लो आप जहाँ पे रहते हो उसकी एरिया आप निकाल लो, तो उसको डिवाइड करना है, मतलब जो 5,000 था, 5,000 को डिवाइड करना है, अगर एरिया है हमारे पास 500, तो जनसंख्या कितनी हो गई, मान लो 10, डिवाइड करके जितना भी आंसर आता है। तो ये जो 400 लिखा है ना, 400, तो किसी जगह को अगर आपको कहना है कि हाँ मैं इस शहर में रहती हूँ, तो कौन, तुमको कैसे पता चला कि तुम शहर में रहते हो?
कैसे पता चला? तो आपको ये 3 चीजें देखनी है। एक, वहां पे लोग कौन से काम करते हैं, खेती बाड़ी के अलावा कोई भी काम करे तो वो शहर बोला जाता है। नेक्स्ट, आपको देखना है वहां पे जनसंख्या एक्चुअली कितनी है, 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो छोटे शहर में भी आ जाएगा। बड़े शहरों की बात तो और ही है, वहां पे तो लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब करोड़ों में लोग रहते हैं। और जनसंख्या की जो घनता है वो 400 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जितना समय बढ़ता गया, हमारे पास शहर बढ़ते गए, लेकिन बड़े शहरों के ऊपर प्रेशर ज्यादा आने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नौकरी की, उद्योग की, व्यापार की, सुख सुविधा की ज्यादा वहां पे पॉसिबिलिटी है, ज्यादा चांस वहां पे है। तो ये जो जो घनता है ना 400 और ये 5,000, ये तो कुछ 5 करोड़ भी हो सकते हैं, और ये तो कुछ क्या ही बोलूं, ये तो शायद 1000 भी हो सकता है। तो आपको अगर छोटे से जगह में इतने लोग रहने लगे ना, तो वहां पे झोपड़पट्टी, पॉल्यूशन, रोग, बहुत चीजें होने लगती है, गंदगी होती है, क्राइम होने लगता है। यही हालत है आजकल हमारे शहरों की। आप देख सकते हो ये जो मैप आपको दिखाया गया है यहाँ पे, 2015 से 2030 तक कौन से शहरों की जनसंख्या कितनी बड़ी है। सबसे ज्यादा तो दिल्ली का देख लो। ये 2030 तो आया नहीं है, लेकिन ये सरकार ने कैलकुलेट करके देखा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की वृद्धि तो न्यू दिल्ली में और हैदराबाद में ही दिख रही है। सबसे ज्यादा ये बाढ़ को अगर आप देखो कि ये जो है ना, ये 2015 की जनसंख्या है, और ये जो ऑरेंज कलर या पिंक कलर का जो भी कुछ है, वो आपको इसका दिखा रहा है, क्या कहते हैं 2030 में क्या हो सकता है ना। और साल बाय साल अगर आप देखोगे कि अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गांव, तो कैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ी है। पहले 429 थी, फिर हो गई 461, फिर 483, फिर 543। रूरल मतलब गांव वाला जो पोर्शन है वो सेम है, लेकिन धीरे धीरे करके शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ये 3 चीजें याद रखेंगे, जनसंख्या, जनसंख्या की घनत्व, और वहां पे लोग कौन सा काम करते हैं, कैसा व्यवसाय है वहां पे। ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे कैसे ना शहर बनते ही कौन सी विशेषताएं हमें प्राप्त होने लगती है। बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उद्योग होते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, नेट मिलता है, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, और साथ साथ बहुत अच्छे वाहतुक मिलते हैं। क्योंकि गांव में लोग चल चल के जाते हैं, लेकिन शहरों में लोग बस यूज करते हैं, ट्रैम्स यूज करते हैं, कार्स, बाइक, स्कूटी सब टैक्सी। इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। और हर एक चीज बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, धीरे धीरे करके कुछ चीज नहीं होती, लेकिन साथ साथ इसके अपने प्रॉब्लम्स भी है। अभी देखो, ये यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना हम पर्यटन के उस चैप्टर में, कि कैसे लोग बाहर जाते हैं, चलो घूमने के लिए भी गए, लेकिन वहां पे वो स्थलांतर कर लेते हैं, मतलब परमानेंट विदेश में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेश में सुख सुविधा ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, एजुकेशन है, जॉब्स है। तो स्थलांतर का मतलब क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, नगर मतलब एक गांव से शहर में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं। देखो, ग्राम से ग्राम मतलब आप छोटे गांव के हैं तो आप बड़े गांव में चले गए। मैं अगर छोटे ग्राम से हूँ, या मैं ग्रामीण छोटे गांव में रहती हूँ, तो मैं एक शहर में चली गई, या मैं एक शहर में रहती हूँ तो मैं दूसरे शहरों में चली गई। सब करते हैं हम ना सुख सुविधा, जॉब और बिजनेस के लिए। और क्यों जाते हैं, मतलब कौन सी चीज हमें ना, कोई कोई चीज होती है, देखो, जो ना गांव से हमें निकाल देती है, और कोई कोई चीज होती है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब अपनी तरफ ना खींच लेती है। जैसे गांव मतलब शहरों में आते हैं तो पैसे मिलते हैं, जॉब्स मिलती है, नौकरी मिलती है, पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे सुख सुविधा मिलती है। हाँ, हेल्थ केयर मतलब जो हॉस्पिटल्स है वो भी अच्छे होते हैं। हाँ, मुझे ना 2 हाथ रेज्ड दिख रहे हैं। एक तो है नेहा। हाँ जी, नेहा बोलिए। अच्छा, मयूर आप बोलो। नो क्वेश्चन मैम, मैम सॉरी। कोई लोग हाँ मयूर। मैम कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो शहर से गाँव आते हैं, क्योंकि उनके जो वो रहते हैं माँ
वो हाँ वो भी है। चले गए होते हैं, और खेती बाड़ी कोई नहीं देखने के लिए वो शहर से गाँव आ जाते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा एक रीजन हो सकता है। आजकल तो लोग शहरों को छोड़कर गाँव में भी जा रहे हैं क्योंकि शहरों में इतनी पॉल्यूशन हो गई है ना? तो मान लो कभी गाँव में अच्छे फसल नहीं हुए। तेजस हैंड रेज है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो मैम, आगे चलकर बहुत ज्यादा शहरीकरण हो गया है, तो गांव और खेत हाँ का क्या बहुत, होगा? वो भी राइट बात है। अगर बहुत ज्यादा शहरीकरण हो गया तो गांव और खेतों का क्या होगा? क्योंकि इंडिया जो है ना वो खेती प्रधान देश है। हम गाँव के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे खेती होती है तो हमें खाना मिलता है ना? गेहूं मिलते हैं, दाल चावल मिलते मैम, हैं। तो हाँ जी, बोलो। अगर गांव जब नहीं रहे तो जो शहर है ना, उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हाँ तो वही ना, इसीलिए गांव जो है वो हमारी नींव है। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो गाँव को भी आजकल बहुत डेवलप कर रही है। गाँव में अच्छे स्कूल्स बोल दो, इंटरनेट फैसिलिटी बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, अच्छे सड़क बोल दो, पक्के घर बोल दो, बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है ना? क्यों? क्योंकि हमें अपनी जो नींव है उसको स्ट्रांग बनाना है। गाँव के ऊपर ही तो शहर डिपेंडेंट है। हम गाँव के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अच्छी फसल नहीं होते हैं तो गांव में क्या होता है, उस साल जो है ना भूख भूख होती है, बहुत गरीबी हो जाती है। जो हमारे जो किसान होते हैं ना वो बहुत गरीबी में चले जाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें गांव से शहरों की तरफ धकेलती है। जैसे देखो पुश कर रही है ये, और कौन से फैक्टर मैग्नेट की तरह हमें पुल कर रहे हैं अपनी ओर? यही सब फैक्टर, पैसे, एजुकेशन, नौकरी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? तो कहीं आप थोड़े समय के लिए जा सकते हो, स्थलांतर कर सकते हो, कहीं आप एकदम परमानेंटली बहुत समय के लिए जा सकते हो, और कभी कभी आप जा रहे हो, काम कर रहे हो और फिर से लौट के आ रहे हो। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शहरों में जाते हैं, काम करते हैं और वापस गांव में भी आ जाते हैं, ऐसे भी है ना? तो मुंबई की आप देखो तो ये पूरी की पूरी मिल जाती है ना, इतना बड़ा शहर है। ये तो आप लोग सभी जानते ही हो। यहाँ पे आप जब नागरिक बनते हो शहर के तो आपको कितनी फैसिलिटीज मिलती है, बहुत फैसिलिटीज मिलती है। पढ़ाई, नौकरी, अच्छी सुख सुविधा, मनोरंजन, आपको सामाजिक एक समरसता मिलती है, माना आप बड़े मैम, समाज की जो चाहिए हिस्सेदारी में वो आ मिलता जाती है। है। हाँ मिलता है, लेकिन अपनी नींव को कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम मॉडर्न तो बन गए, लेकिन हमें हमारी जो अपनी जो कल्चर है ना वो संस्कृति। हमें गांव से ही मिलता है। हाँ, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अभी देखो ये मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत तो नहीं है कि नागरिकरण की समस्याएं कैसी है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। आसान है मैम, बहुत बहुत, ही। हाँ क्योंकि इतना जनसंख्या बढ़ने से ना बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदगी हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जैम होता है। मतलब इतने इतने ट्रैफिक जैम होते हैं कि आपको मतलब वो बैठे ही रहना पड़ेगा जब तक ना सिग्नल वो हो, अलाउ करे आपको। बहुत ज्यादा झोपड़पट्टे हो जाते हैं, क्यों? रहने की जगह नहीं है ना। सभी लोग गाँव से शहरों की तरफ आ जाएंगे तो कैसे होगा? हाँ, किसको बोलना है? बोलिए हेलो प्लीज। मैम, भारत में कितने परसेंट खेती होती है? हम्म, और खेती ना हो तो क्या अवस्था हो जाएगी हमारी, सोचो। अभी मैंने स्मार्ट सिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ पे स्मार्ट सिटीज को दिखा रहे हैं, तो मैं यस भी मैम, आप लोगों आपने को दिखा बताया दूंगी, था। है ना? वो स्मार्ट हाईवे सिटी। कैसे होती है। हाँ, तो एक काम करते हैं, थोड़ा आप स्मार्ट सिटीज का वीडियो देख लो। छोटा है लेकिन आपको दिख जाएगा। कुछ मतलब कुछ यहाँ बोला नहीं गया है, सिर्फ पिक्चर्स ही हैं। जैसे उदयपुर है, सोलापुर है महाराष्ट्र में, है ना? फिर जो है न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद है मैम आप गुजरात में। मैम आप कहाँ रहती हो? मैं मुंबई में रहती हूँ बेटा।
है ना। कोची जो है ना साउथ इंडिया में, ये लुधियाना पंजाब में, ऐसे ही आपको शहरों के बारे में दिखाया गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है। ये सूरत भी गुजरात में ही है। मैम आपके उधर से तो बहुत प्रदूषण होता होगा। हाँ बहुत है। ये जयपुर जो है ना राजस्थान में, ये सब स्मार्ट सिटीज है। और स्मार्ट सिटीज क्या है वो हम देखेंगे। पुणे तो महाराष्ट्र में ही है, आप लोग सभी जानते हो। तो यही है सब, है ना। तो अभी स्मार्ट सिटी में सब कुछ पुराने शहरों जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे पर्यावरण पर्यावरण जो हमारा है ना वो प्रदूषित नहीं होता है। कारखाना, ऑफिसेज सब दूर दूर रहते हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है, साथ साथ लोग भी रहते हैं। यहाँ पे हर चीज का सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल से होगा, है ना। एनर्जी जो होगी वो सौर्य किरण से हम लेते हैं। अच्छी हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब यहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा कम होगा, है ना। लेकिन सुख सुविधा आपको पहले जैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट मैम देखेंगे स्मार्ट सिटी के हॉस्पिटल बारे को में। बिजली ना सोलर पैनल से ही आती है वो। हाँ वो तो है, तो राइट बात है। सोलर पैनल ना आजकल शहरों में बहुत जगह इस्तेमाल करने लगे हैं, है ना। बहुत मैम जगह इस्तेमाल शहरों से करने ज्यादा लगे है ना गांव में ज्यादा रहते हैं अभी खेती बाड़ी हैं। करने में। हाँ, क्योंकि सब कुछ स्मार्ट सिटी के मुताबिक होने वाला है ना, तो स्मार्ट सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक मैम काम करती हूँ। आगे चलकर ना इलेक्ट्रिक गाड़ी निकलेगा, फिर प्रदूषण नहीं होंगे। हाँ वो भी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो इसीलिए गवर्नमेंट बना रही है ना, बहुत सारे प्लानिंग करके। मैम खेती ज्यादा हो इसलिए मैम गवर्नमेंट है ना शेतकरों को ज्यादा पैसा दे रही है। जैसे क्योंकि कि पक्का स्मार्ट, मैम पक्का मकान बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च कर रही है गांव में। बिल्कुल, क्योंकि ना स्मार्ट सिटीज की बहुत जरूरत है हमारे देश में, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर स्मार्ट सिटी नहीं होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जो पुराने शहर है ना वो इतने इतने मतलब प्रॉब्लमेटिक बन चुके हैं कि स्मार्ट सिटीज ना हो तो बहुत असुविधा हो जाएगी। इसीलिए स्मार्ट सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। दिखाते हैं आपको। स्मार्ट सिटी का मतलब आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक यूट्यूब वीडियो शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। अभी शेयर करती हूँ। चलो एक एग्जांपल से आप लोगों को ना समझाते हैं कि एक स्मार्ट सिटी ना गवर्नमेंट ने बनाई है और वहां पे क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। चलो गुजरात में देखते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। दिखेगी तो आप लोग बताना ना कि मैम दिख रही है करके। तो अभी देखो ये एक वीडियो चला दिख रहे रही हैं। मैम, दिख रही। अभी देखो ये ना एक वीडियो चला रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मतलब ये जो है इसको कह रहे हैं कि इंडिया का मतलब सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी होने वाला है। ये स्मार्ट भी है, मतलब शहरों में तो ज्यादा पेड़ पौधे दिखते नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट भी है। साथ साथ जो है ना यहाँ पे आपको पर्यावरण की भी एक समझ मिलेगी। उसके साथ साथ कैसे है देखते हैं।
एक ऐसा शहर जो सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। ये ढोलेरा स्मार्ट सिटी भारत का पहला प्लान ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ढोलेरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या डीएमआईसी का हिस्सा है, जिसमें 19 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है। ये शहर सिंगापुर और दुबई जैसे शहरों को टक्कर देने वाला है अपनी एडवांस प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के साथ। अगर की फीचर्स की बात करें इस सिटी के, तो यहाँ पे 4400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो क्लीन एनर्जी का उत्पादन करेगा यहाँ पे। और IoT एनेबल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, जहाँ की हर फैसिलिटी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड होगी, जो एफिशिएंट और कन्वीनियंसी बढ़ाएगी। ये एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी है, तो इसकी डिजाइन में सस्टेनेबिलिटी पर पूरे फोकस के साथ ये शहर एनवायरमेंट का निर्माण हो रहा है। डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल जोन्स भी यहाँ पे होंगे। अलग अलग जोन्स में इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया प्लान है, जो बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे। अब बात करते हैं करंट स्टेटस की और अपडेट्स की। तो सबसे पहले आता है SP रिंग रोड एक्सपेंशन, जो कि अहमदाबाद के SP रिंग रोड को 6 लेन हाईवे में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें सर्विस रोड्स भी ऐड किए जाएंगे। ये एक्सपेंशन सिटी के ट्रैफिक मैनेजमेंट को और स्मूथ बनाएगा और ढोलेरा की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। रनवे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं कि क्रेन्स और हैवी मशीनरी एक्टिव काम कर रही हैं और लगभग मार्च 2026 तक इसका पहला फेज ऑपरेशन होने की उम्मीद है। फिर आता है रिन्यू पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये कंप्लीटली ऑपरेशनल है और जनवरी 2024 से चुकी है। ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का एक बड़ा स्टेप है। उसी के सामने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये नाटक अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस साइट पर क्रेन्स और मशीनरी फुल फोर्स में काम कर रही है। ये फैसिलिटीज 15,000 वेफर्स पर मंथ बनाने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे पुश करेगा। और इसी ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं ढोलेरा देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भी लैंग्वेज में है, लेकिन फ्यूचर में ये एक मॉडर्न अर्बन वाटरफ्रंट बनेगा, जिसमें रिक्रिएशनल स्पेसेस होंगे, कमर्शियल जोन्स होंगे और ग्रीन पार्क्स होंगे। ये प्रोजेक्ट ढोलेरा को एक फ्यूचरिस्टिक एज देगा। वर्ल्ड आज सोलर पास होने वाला है। पूरा होने के बाद सिक्योरिटी कैपेसिटी 5 गीगावाट होगी, जो नहीं एक नया बूस्ट देगी। तो कुछ हिस्सा ऑलरेडी ऑपरेशनल है और एक्सपेंशन तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट ढोलेरा को एक ग्लोबल स्मार्ट इंडस्ट्री कॉरिडोर की लोकेशन होने की वजह से ये बिजनेस और ग्रोथ का पावर हाउस बनने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टाटा ग्रुप के साथ और कंपनीज भी शिफ्ट हो रही है और कंपनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख के नहीं आती, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी चाहिए और ढोलेरा इन्वेस्ट करने वाले बिजनेसेस के लिए बहुत लुब्रिकेटिव है। बिजनेस बेनिफिट्स की बात करें जैसे कि टैक्स ब्रेक्स एंड सब्सिडीज, फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेसेस, चीप लैंड लीज एंड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के स्पेशल टैक्स बेनिफिट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, IT और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होने के लिए अट्रैक्टेड है। इसकी इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा।
धोलेरे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास होने वाला है और कुछ फीचर्स की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, जिसकी वाइड रोड्स 80 मीटर लेके 70 मीटर बड़ी करेंगे, सोलर पार्क्स एंड रेन आर्टिफिशियल रिवर, साइकिलिंग ट्रैक्स एंड ग्रीन स्पेसेस और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यहाँ पे होने वाला है, जो सिटी का कूलिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा, क्योंकि सिटी जैसे एडवांस कूलिंग सिस्टम है। और धोलेरा का मैम यस मैम। मैम वो आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है। है मैम, ये थोड़ी नेट की इशू की वजह से अटक रही है। अच्छा, इन केस आपको ना सुनाई नहीं दे रहा है, नीचे जो लिखे गए इंफॉर्मेशन है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। यस मैम, वही पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, इतना ही था। ओके, चलिए स्टॉप करते हैं। ठीक है, मोरलेस आप लोगों ने देख लिया होगा, जितना भी सुना होगा आप लोगों ने, कि यहाँ पे ना मतलब क्या कहा गया है और क्या यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन की गई हुई है। ठीक है, अभी देखो ये जो केस स्टडी, इसको केस स्टडी ही बोल सकते हैं। जो हमने पढ़ा आपने देख लिया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो कितना मतलब कितना वो अपना विनियोग कर रही है, दूसरे कंपनीज को भी लेके आ रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, रास्ते बन रहे हैं, साथ साथ खेती बाड़ी जो हो रही है उसमें पर्यावरण का कितना ध्यान रखा जा रहा है। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। और ये एक एग्जाम्पल है हम सभी के लिए, जिसमें ना आप जो है ना, अगर कोई आपको स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये 2026 तक काफी रेडी होके आ सकता है। ये हमारे देश में ना एक रोल मॉडल के जैसे काम करेगा। बाकी सभी सिटीज हैं स्मार्ट, जैसे लुधियाना, जयपुर, मतलब ये एक मॉडल रोल, मतलब एक मॉडल सिटी बन के आ रहा है, जिसको देख करके मतलब आजकल के जमाने की आप कह सकते हो कि एकदम अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया। यस मैम। अगर कोई प्रश्न किसी को है तो पूछ सकते हैं, वरना हम इतना तक ही रखेंगे आज। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड